कुछ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते करते किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। साथ ही वहां पर हुए एक विस्फोट के कारण उन सभी को अलग अलग टाइप की पावर्स मिल जाती हैं। इस कहानी की शुरुआत रिचर्ड नाम के एक लड़के से होती है, जिसमें कि रिचर्ड एक ऐसी टेलीपोर्टेशन मशीन बना रहा था जिसके अंदर किसी चीज को भी डालने पर वो दूसरी डायमेंशन में जाकर गायब हो जाती थी। लेकिन यहाँ रिचर्ड का टीचर इन सारी बातों को मजाक समझता है, क्योंकि 10 साल का लड़का ऐसी मशीन्स बना ही नहीं सकता। रिचर्ड का एक दोस्त होता है जिसका नाम बेन था। वो तो रिचर्ड की बातें काफी ज्यादा ध्यान लगाकर सुन रहा था। अब क्लास खत्म होने के बाद रिचर्ड बेन के घर पर आ जाता है ताकि वो उसके फादर के गैराज से कुछ इलेक्ट्रिक सामान चोरी कर सके। ये सारी चीजें लेते हुए बेन ने रिचर्ड को देख लिया था। रिचर्ड यहाँ बेन को कुछ ना करने के लिए कहता है, पर अब बेन भी चाहता था कि वो रिचर्ड की इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाए और अपना भी कंट्रीब्यूशन दे। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। अब हमें रिचर्ड और बेन अपने टेलीपोर्टेशन मशीन के साथ एक एग्जीबिशन में दिखाए जाते हैं, जो अपनी अनोखी मशीन को दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे। जब एग्जीबिशन के जजेस रिचर्ड की मशीन को देखने आते हैं, तब रिचर्ड ने अपने टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर एक छोटी सी चीज रख दी थी, जिससे कि एक्टिवेट करने पर वो चीज किसी दूसरे डायमेंशन में जाकर गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ जजेस को लग रहा था कि रिचर्ड और बेन कोई अजीब तरीके की ट्रिक कर रहे हैं और इस मशीन को सिर्फ टेलीपोर्टेशन मशीन का नाम दे रहे हैं। इसीलिए जजेस ने रिचर्ड और बेन को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वो दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि रिचर्ड और बेन ने काफी साल इन्वेस्ट किए थे इस अकेले प्रोजेक्ट पर। तभी हमें फ्रैंकलिन नाम का एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है, जिसे कि रिचर्ड और बेन का ये टेलीपोर्टेशन मशीन वाला एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा लगा था। फ्रैंकलिन की एक बेटी होती है जिसका नाम सुजैन था, और वो भी रिचर्ड और बेन के साथ ही पढ़ा करती थी। अब यहाँ फ्रैंकलिन रिचर्ड और बेन की इतनी अच्छी काबिलियत को देखकर उन्हें अपनी इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देता है। यानी कि रिचर्ड और बेन मिलकर अब फ्रैंकलिन की ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े स्तर पर काम करेंगे। वो दोनों तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल पड़ते हैं फ्रैंकलिन की ऑर्गेनाइजेशन में। वहां जाकर उन दोनों को पता चला कि जिस टेलीपोर्टेशन मशीन वो बना रहे थे, फ्रैंकलिन की ऑर्गेनाइजेशन उससे कई गुना बड़ी मशीन बना रही थी, जिसमें कि इंसानों और बड़ी बड़ी चीजों को टेलीपोर्ट किया जा सकता था। फ्रैंकलिन की बेटी सुजैन भी रिचर्ड और बेन के साथ शामिल हो जाती है। अब यहाँ फ्रैंकलिन अपने कुछ टीम मेंबर्स से बात कर रहा था कि सुजैन और उसका बड़ा भाई जॉन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका नाम सिल्वर गेट होता है, और इस एक्सपेरिमेंट में विक्टर नाम का एक साइंटिस्ट उनकी मदद कर रहा था। इसीलिए फ्रैंकलिन का मानना होता है कि उन्हें विक्टर को भी इस नए प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए। इसीलिए विक्टर को बुला लिया गया था। विक्टर पहली बार में ही इस मिशन के लिए राजी हो जाता है, और अब सभी लोग एक टीम बनकर उस मशीन को बनाने में लग गए थे। धीरे धीरे रिचर्ड और सुजैन के बीच दूरियां कम होती जाती हैं, और अब वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भी करने लगे थे। कई महीनों के हार्ड वर्क के बाद रिचर्ड की टीम ने वो मशीन बना ली थी, जिसमें कि इंसानों और जानवरों को टेलीपोर्ट किया जा सकता था। सबसे पहले उनकी टीम एक चिंपैंजी को मशीन के अंदर डालकर टेलीपोर्ट करती है, और अब मशीन ठीक से काम करने के कारण वो चिंपैंजी किसी और ही प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो गया था। कुछ देर बाद वो सब चिंपैंजी को वापस अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। मशीन की इतनी बड़ी सक्सेस देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और अब फ्रैंकलिन के हेड मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो नासा के एस्ट्रोनॉट को इस बारे में बताएंगे, ताकि वो इस मशीन का यूज करके सबसे पहले ह्यूमन टेलीपोर्टेशन का इतिहास रचें। लेकिन यहाँ रिचर्ड, बेन और विक्टर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रहे थे कि उनकी बनाई गई मशीन का यूज करके नासा वाले सबसे पहले इतिहास क्यों क्रिएट करें, बल्कि इतिहास में तो उन सभी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इसीलिए फ्रैंकलिन और हेड मेंबर्स को बिना बताए विक्टर, रिचर्ड और बेन स्पेस सूट पहन लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी टेलीपोर्टेशन मशीन को यूज करने के लिए। उन्होंने मशीन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया, जिससे कि मशीन एक्टिवेट हो जाती है, और अब देखते ही देखते वो सब टेलीपोर्ट होने लगे थे दूसरे प्लेनेट की तरफ। इस अनजान प्लेनेट का नाम प्लेनेट जीरो होता है, जो अर्थ के कंपेयर में पूरी तरीके से अलग था। जीरो प्लेनेट के ऊपर तो हर जगह पर ग्रीन कलर के लिक्विड मौजूद थे, जो शायद से ऐसे अनोखे एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ पर पाए ही नहीं जाते थे। अब विक्टर जैसे ही उन ग्रीन लिक्विड को टच करने की कोशिश करता है,
तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि विक्टर उन्हीं लिक्विड के अंदर जाकर गिर गया था। रिचर्ड और बेन को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता, इसीलिए वो दोनों अपनी जान बचाकर वापस टेलीपोर्टेशन मशीन की तरफ जाने लगे थे। अब यहाँ लेबोरेटरी में मौजूद सुजैन को भी इस बात का पता चल जाता है कि रिचर्ड और उसके दोस्तों ने टेलीपोर्टेशन मशीन का यूज किया है, इसीलिए वो मशीन को वापस बुलाने लगी थी। हालांकि रिचर्ड और बेन मशीन के अंदर बैठ गए थे, पर तभी अचानक उस प्लेनेट पर एक और बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, जिससे कि वो धमाका अर्थ पर मौजूद लेबोरेटरी में भी हो जाता है। ग्रीन लिक्विड तो वहाँ पर मौजूद कई साइंटिस्ट के ऊपर गिरकर फैल जाता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये ग्रीन लिक्विड उनकी जिंदगी बदलने वाला है। इस धमाके के कुछ दिनों बाद हमें ये डार्क रियलिटी पता चली कि रिचर्ड, बेन और सुजैन के पास अलग अलग टाइप की पावर्स आ चुकी हैं, और ये पावर उन्हें उसी विस्फोट के दौरान मिली जब रिचर्ड और बेन प्लैनेट जीरो से टेलीपोर्ट हो रहे थे। रिचर्ड, जिसकी पूरी बॉडी एकदम से फ्लेक्सिबल हो गई थी, वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को कितना भी लंबा कर सकता था। वहीं सुजैन एकदम से इनविजिबल हो गई थी और वो अपनी बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड क्रिएट कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बेन एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था, जिसकी पूरी बॉडी बहुत ही सॉलिड पत्थर की बन चुकी होती है। इन तीनों को लेबोरेटरी में बंद करके लगातार इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ दिनों बाद जब रिचर्ड को होश आता है, तब वो अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी का यूज करके लेबोरेटरी से भाग गया था, क्योंकि रिचर्ड खुद को एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं बनने देना चाहता था। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं। सुजैन, जिसके पास इनविजिबल होने की पावर्स थी, बेन, जिसकी पूरी बॉडी पत्थर की बन चुकी होती है, और सुजैन का भाई जॉन, जिसकी पूरी बॉडी फायर बन चुकी होती है। इन तीनों को एक सेपरेट जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था ताकि वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर पाएं, और होता भी ऐसा ही है। उन तीनों ने काफी ट्रेनिंग करते हुए अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख लिया था, और तो और उन तीनों ने मिलिट्री वालों के साथ मिलकर कई सारी मिशंस को कंप्लीट किया है। इसीलिए अब बोर्ड मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें फिर से टेलीपोर्टेशन मशीन बनाना चाहिए, ताकि वो प्लेनेट जीरो पर जाकर और भी इसी तरीके के पावर्स हासिल कर सकें, जिससे कि हमारी आर्मी में और भी ज्यादा सुपर मेंबर्स ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन उस टेलीपोर्टेशन मशीन को बनाने के लिए हमें रिचर्ड को ढूंढना ही पड़ेगा। इसके बाद हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है, जो सभी लोगों से छुप छुप कर रह रहा था। रिचर्ड एक सूट बनाने की भी कोशिश कर रहा था, जिससे कि वो अपने दोस्तों को वापस नॉर्मल कर सकें। अब यहाँ सुजैन को ये काम दिया जाता है कि वो रिचर्ड के लोकेशन का पता करे और उसे कैसे भी करके यहाँ पर लेकर आए। सुजैन ने काफी मेहनत के बाद रिचर्ड के लोकेशन का पता लगा भी लिया था, और अब बेन, जो कि एक पत्थर वाला मॉन्स्टर था, वो अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है रिचर्ड को पकड़ने के लिए। बेन को देखकर रिचर्ड की हवा टाइट हो गई थी, इसीलिए रिचर्ड को उसकी बात मानकर लेबोरेटरी में आना ही पड़ा। रिचर्ड से सारी पूछताछ की जा रही थी कि आखिर वो यहाँ से चला क्यों गया और उसके आगे के प्लान्स क्या हैं। रिचर्ड तो अपने दोस्तों से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, और अब वो भी राजी हो जाता है टेलीपोर्टेशन मशीन फिर से बनाने के लिए। अब तो रिचर्ड की पूरी टीम दुगनी तेजी से काम करते हुए बहुत ही कम टाइम में मशीन को बना लेती है। मशीन तैयार होने के बाद सबसे पहले कुछ एस्ट्रोनॉट ट्रेवल करते हैं और टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं प्लेनेट जीरो पर। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक आदमी आता हुआ दिखाई दे रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि विक्टर होता है, जो अभी भी जिंदा था। उसकी पूरी बॉडी में ग्रीन लिक्विड भर चुका होता है, यानी कि कहीं न कहीं विक्टर को भी सुपर पावर्स मिल चुकी होंगी, इसीलिए वो इतने सालों तक प्लेनेट पर जिंदा रह सका था। वो सारे एस्ट्रोनॉट विक्टर को वापस टेलीपोर्ट करके अर्थ पर लेकर आ जाते हैं, और अब उसकी बॉडी को स्कैन करते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। किसी को भी जरा अंदाजा ही नहीं था कि विक्टर कितना खतरनाक हो चुका है। उसने अपने टेलीकिनेटिक पावर्स की मदद से सारी लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दरअसल ये सारी चीजें विक्टर का एक प्लान होता है। विक्टर चाहता था कि वो अर्थ को पूरी तरीके से खत्म कर दे और अपनी जैसे सुपर ह्यूमंस की एक अलग दुनिया बनाए। विक्टर अपने सामने आने वाले सारे इंसान और वैज्ञानिकों को मारते ही जा रहा था, और अब विक्टर उसी टेलीपोर्टेशन मशीन को ऑन कर देता है, जिससे कि वो जीरो प्लैनेट पर पहुंच चुका था। लेकिन उसने मशीन के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए थे, जिससे कि अर्थ की सारी चीजें क्रश होकर उसी मशीन के अंदर से टेलीपोर्ट होती जा रही थी।
और अगर इस चीज को रोका नहीं गया तब धीरे धीरे पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ रिचर्ड, बेन, सुजैन और जॉन भी मौजूद थे जो विक्टर को रोकने के लिए टेलीपोर्ट हो जाते हैं प्लेनेट जीरो पर, और अब वो चारों एक टीम बनकर अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हैं और विक्टर को मार गिराने की कोशिश करते हैं। इन्हीं 4 सुपर हीरो की टीम को फैंटास्टिक 4 का नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ विक्टर के पास बहुत ही ज्यादा टेलीकिनेटिक पावर्स थी जिसकी वजह से वो उन चारों पर भारी पड़ रहा था। लेकिन यूनिटी में काफी ज्यादा शक्ति होती है जिसकी मदद से रिचर्ड की टीम ने विक्टर पर लगातार हमला किया और उसे एक बड़े से धमाके में मार गिराया। विक्टर की तो पूरी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब जल्द से जल्द वो चारों मिलकर उस टेलीपोर्टेशन मशीन के पोर्टल को बंद कर देते हैं, जिससे कि अर्थ एक बहुत ही बड़े खतरे से बच चुका था। अर्थ पर सही सलामत वापस आने के बाद उन चारों ने डिसाइड किया कि वो अपनी पावर्स पर और भी ज्यादा कंट्रोल करके इंसानियत की रक्षा करेंगे, क्योंकि बड़ी पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसी तरीके से हमारी ये सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।